वेलकम बैक एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जीएस पेपर 1 के लिए ये हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट सीरीज़ रहेगी ये, ठीक है। मोबाइल व्यू, ठीक है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2027 के लिए। और 3 स्टेज होती हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 1000 पोस्ट होती हैं उसमें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ढेर सारी सेंट्रल की और बी ग्रुप की पोस्ट होती हैं। 3 स्टेज हैं, ठीक है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, यानी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है। उसमें थोड़ा टफ करके पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। वैसे तो मैंने अपनी सीरीज़ में जो है सब कवर करा रखा है। जो हिमालय नदी तंत्र है वो पूरा कवर करा रखा है। उसकी 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों के तीनों करा रखे हैं। यहाँ एक प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड। तो ब्रह्मपुत्र की इसमें सहायक नदियाँ दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, ठीक है। तीनों के तीनों है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अब इसमें भी अगर राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पूछ ले तो जो दिबांग है और लोहित है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और जो कामेंग है, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो दिबांग है और लोहित है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसकी कई प्रमुख सहायक नदियां हैं, उत्तर और दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं। जो दाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं उत्तरी तट वाली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है सुवनश्री, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपली और बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। तो ऑप्शन में जो था कामेंग वो तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और दिबांग और लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक हो गई और ये कामेंग या कामेंग राइट बैंक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये ज्योग्राफी का ये टेस्ट। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ के संदर्भ में सही कथन है। यह किसी महाद्वीप का वह सीमांत भाग होता है जो समुद्र के जल में डूबा रहता है। यह भूमि और गहरे महासागर के बीच एक उथला और मंद ढाल वाला विस्तार है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसी महाद्वीप का वह सीमांत भाग होता है जो समुद्र के जल में डूबा रहता है। यह भूमि और गहरे महासागर के बीच एक उथला और मंद ढाल वाला विस्तार है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल का कितना 7.5% भाग पर विस्तृत है। गहराई की बात करें तो इसकी जो औसत गहराई है लगभग 120 से 200 मीटर तक होती है। और उथला पानी होने के कारण यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो गहराई तक पहुँचता है, जिससे जो प्लवक होते हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन वो पनपते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो मछलियों का सबसे पसंदीदा भोजन है, ठीक है। इसलिए जो क्षेत्र हो गया वो मत्स्य पालन का केंद्र हो गया, प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र। विक्टोरिया लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है क्या और कैस्पियन सागर में मिल जाती है क्या? विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है क्या? बताइए, सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है विक्टोरिया विश्व की, बिल्कुल करेक्ट। नील नदी जो है वो बिल्कुल विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन कैस्पियन सागर में थोड़ी गिरती है। इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है सीरीज़ में। ये मेडिटेरियन सी में गिरती है। और विक्टोरिया झील के लिए बड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टी के यू यानी केन्या, तंजानिया, युगांडा,
तो यहाँ जो करेक्ट हो गए, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है इनकरेक्ट और थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही एलिमिनेट होगा। तो एक और तीन इसका करेक्ट हो गया। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिलती है, यानी मेडिटेरियन सी में। तो दूसरा वाला गलत है। विक्टोरिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी अलवणीय झीलों में से एक है ये। इसके अतिरिक्त कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे रूस की बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ये याद रखिएगा। और एक है लेक टिटिकाका या टिटिकाका झील, वो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से नौगम्य झील है। और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है, लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका मैंने करा दिया ऑलरेडी कवर यूपीपीएससी वाली सीरीज़ में। ऑस्ट्रेलिया करा दिया, नॉर्थ अमेरिका करा दिया है, उसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन ए है और कारण आर है। वही स्टेटमेंट वाला है ये, ठीक है। विकॉज लगाकर इसको पढ़ना। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार विश्व के 4 देशों भारत, नेपाल, भूटान और चीन यानी तिब्बत में है, क्योंकि हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। कोई मैच ही नहीं है पहला और दूसरा। स्टेटमेंट तो बिल्कुल, मतलब व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, पहली बात तो जो हिमालय का विस्तार है वो 5 राज्यों में है, इसमें पाकिस्तान मिसिंग है। पाकिस्तान में भी तो है, भारत में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और तिब्बत यानी चीन में। तो पहला तो हो गया इनकरेक्ट। चूंकि पहला इनकरेक्ट है तो बिल्कुल आंसर या तो सी होगा या डी होगा। हिमालय का जो निर्माण है वो बिल्कुल भारतीय और यूरेशियन प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो डी है इसका आंसर है। कथन ए सही नहीं है, आर सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से विश्व के 5 देशों में कौन कौन से, भारत, नेपाल, भूटान और चीन यानी तिब्बत में और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल पर्वतमाला है। भूवैज्ञानिक रूप से यह एक युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। उपरोक्त में से कौन से पश्चिम एशिया के देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मेडिटेरियन सी से 20 से ऊपर कंट्री लगती हैं, लेकिन यहाँ केवल पश्चिमी एशिया के देशों को पूछ रहा है। और पिछले 15 वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा में 3 बार पूछा गया है ये प्रश्न, और अक्सर जॉर्डन से एलिमिनेट होता है, क्योंकि जॉर्डन की जो तटीय सीमा है वो मेडिटेरियन से नहीं लग पाती। तो जॉर्डन को यहाँ अगर हम एलिमिनेट कर दें तो तुर्की से भी लगती है, सीरिया से भी लगती है, लेबनान से भी लगती है, इसराइल से भी लगती है। इसका जो आंसर हो गया 1 2 4 5 यानी ए है इसका आंसर। एलिमिनेट कर दीजिए 3 को। किस किस में है? 2 में है, 50% तो एलिमिनेट ये हो ही जाता। तो इसको देखिए, मेडिटेरियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़, वेस्टर्न एशिया को देखना है हमें फ़िलहाल। ठीक है, ये पूरा मेडिटेरियन है जो फैला है, ये सारे कंट्रीज़ से लगते हैं, लेकिन अपने को पश्चिमी एशिया, तो तुर्की हो गया एक तो, ठीक है, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इज़राइल हो गया, और क्या है, गाजा पट्टी यानी फ़िलिस्तीन की। इजिप्ट भी है, लेकिन इजिप्ट पश्चिमी एशिया में थोड़ी, अफ्रीका का है वो तो। अफ्रीका के इजिप्ट हैं, लीबिया हैं। यहाँ कहीं है जॉर्डन, तो जॉर्डन की मिट्टी के आगे इज़राइल की मिट्टी पड़ जाती है, इसलिए, और उसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर के पानी तक टच नहीं हो पाती। देखिए, जॉर्डन की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती,
जॉर्डन के पश्चिम में इज़राइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र यानी वेस्ट बैंक स्थित है, जैसा आपने इमेज में देखा। तो जॉर्डन को भूमध्य सागर से अलग रखते हैं ये इज़राइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र पड़ जाता है यहाँ पर। तो जॉर्डन की जो सीमा है वो 5 पश्चिमी एशिया के 5 देशों के साथ लगती है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल और फ़िलिस्तीन, गाज़ा पट्टी वाला क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 5 3 हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेट करता हुआ, किस भूमध्य सागर की सीमा निम्न में से किस राष्ट्र से नहीं लगती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी? इज़राइल, सीरिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। देखिए, इज़राइल की भी लगती है, सीरिया की भी लगती है, तुर्की की भी लगती है, सीरिया की भी लगती है, लेबनान की भी लगती है, इज़राइल की भी लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती और सऊदी अरब की नहीं लगती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल 21 देश हैं और 2 द्वीपीय देश जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इन देशों को 3 प्रमुख कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कि यूरोप के देश होंगे इसमें शामिल, एशिया के देश इसमें होंगे और अफ्रीका। इन 3 महाद्वीपों के देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। यूरोप के सबसे ज़्यादा हैं इसमें, यूरोप महाद्वीप के 13 देश हैं। कौन कौन से हैं वो हैं स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस जो एक द्वीपीय देश है और माल्टा वो भी एक द्वीपीय देश है। इसके अतिरिक्त एशिया कॉन्टिनेंट के इसमें 5 हैं, सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, फिलिस्तीनी यानी गाजा पट्टी। ठीक है, फिलिस्तीन है यानी गाजा पट्टी वाला क्षेत्र। तो 5 हो गए। इससे पहला प्रश्न इसी से रिलेट करता हुआ था। अफ्रीका के भी 5 देश हैं, इजिप्ट यानी मिस्र है, लिबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को। याद रहेगा। देखिए, मेडिटेरियन से सीमा बनाने वाले, एरल सागर से सीमा बनाने वाले, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले, विक्टोरिया झील से सीमा बनाने वाले, ये सब देश इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, किसी से भी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसकी क्या विशेषता होती है? क्या उसका ड्राई समर रहता है और वेट विंटर रहता है, वेट समर रहता है, ड्राई विंटर रहता है, ड्राई समर ड्राई विंटर रहता है, या नो वेट समर और विंटर? जो मेडिटेरियन जलवायु है वो अंगूर की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो यहाँ जो होती हैं सर्दियाँ जो होती हैं वो आर्द्र होती हैं, यानी वेट विंटर होता है यहाँ का। और जो ग्रीष्मकाल होता है वो ड्राई होता है। ठीक है, वो ड्राई होता है यानी वो शुष्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, यानी ड्राई समर और वेट विंटर। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागरीय बेसिन, कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से, चिली, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये। इसकी विशेषता है स्पष्ट मौसमी विभिन्नताएं, जिनमें गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल होगा, हल्की आर्द्र सर्दियां यानी शीतकाल शामिल है, हल्का और आर्द्र शीतकाल। ग्रीष्म ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब प्रणालियों की उपस्थिति के कारण होती है, जो वर्षण को रोकती है। और सर्दियों के दौरान मध्य अक्षांश चक्रवातों और पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो महासागरों से नम हवा लाती है। यह जलवायु विशिष्ट वनस्पतियों जैसे कि झाड़ियाँ, जैतून के पेड़ और अंगूर के बागानों का समर्थन करती है, जो शुष्क परिस्थितियों का सामना करने के लिए अनुकूलित हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 है कि भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि कारण तो है नहीं। कथन 2 है, उच्च अक्षांशों पर जो सौर विकिरण है यानी सोलर रेडिएशन की मात्रा है और तीव्रता है वो घटती है। देखिए यह है हमारी पृथ्वी, बीच से एक काल्पनिक रेखा जरा खींचो तो 0 डिग्री, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो जब इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, वर्षा है, यहाँ ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में जो उच्च सापेक्षिक आर्द्रता है, मतलब जो औसत सापेक्षिक आर्द्रता है वो 77 से 88% तक होती है। कुछ क्षेत्रों में तो 90% से ऊपर होती है। तो वर्षा तो यहाँ होगी, पर्याप्त मात्रा में यहाँ सूर्य का प्रकाश भी है। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो इक्वेटर उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी। और यही चीज़ जब हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे, दोनों गोलार्धों में, चाहे ऊपर की तरफ चले जाओ या नीचे की तरफ चले जाओ, तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है, यहाँ जो है कम होगी सबसे। तो ध्रुवों, अगर प्रश्न आता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता, तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ कम होगी तो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। नीचे से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो दोनों गोलार्धों में चले जाओ तो जैव विविधता घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक होती है। अब इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, क्योंकि कमी होनी चाहिए। और उच्च अक्षांशों पर सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन की मात्रा और तीव्रता घटती है। ठीक है, उच्च अक्षांशों पर, यहाँ पर पोल्स पर, यहाँ सनलाइट भी कम है, तभी तो बर्फ जमी हुई है। सनलाइट कम है तो तापमान की वजह से जो है ह्यूमिड भी नहीं होगा, तो शुष्क रहेगा। यहाँ सनलाइट है, आर्द्रता है, तो वर्षा होगी। तो बायोडाइवर्सिटी इधर अधिक होगी, इधर कम होगी। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है उच्च अक्षांशों पर सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता घटती है, तो करेक्ट है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, यानी जंतु और पेड़ पौधे की प्रजातियों की विविधता में कमी आती है। पारिस्थितिकी में इस घटना को क्या बोलते हैं? अक्षांशीय विविधता प्रवणता, यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। कमी के कारण क्या है? अब तापमान, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान लगातार कम होता है। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो उच्च अक्षांशों पर सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन की मात्रा और तीव्रता घटती है, जो सेकंड स्टेटमेंट था अपना। और संसाधनों की उपलब्धता की बात करें तो कठोर जलवायु के कारण प्रजातियों के लिए भोजन और अन्य संसाधन सीमित हो जाते हैं पोल्स पर। इसको देखिए, यह है इक्वेटर यानी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये पूरा, यहाँ सबसे ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो गया वो, यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके नीचे से पोल्स तक वाला ये टेम्परेट जोन है, नीचे की तरफ आर्कटिक जोन है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट जोन आ जाएगा, उसके ऊपर आर्कटिक जोन आ जाएगा, यानी ये पोल्स हो गया, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाओ, जैव विविधता घटती जाएगी दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चले जाओ या दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ। अगर ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आओगे, भूमध्य रेखा की तरफ आओगे, तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी। देखिए ये इक्वेटर है बीच वाला 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर से मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा के बीच का ये भी जो है ट्रॉपिकल जोन है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आर्टिकल सर्कल के बीच का ये जोन है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसके ऊपर चले जाओगे तो ये हो गया आर्कटिक जोन, और इधर भी इसी तरह से है। मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो वो टेम्परेट जोन है, और उसके और नीचे चले जाएंगे तो वो ध्रुव वाला आर्कटिक क्षेत्र आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, रबर की खेती के लिए आदर्श स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए रबर को आमतौर पर प्रचुर वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, पहला स्टेटमेंट ये है।
और गहरी अच्छी तरह से सूखी और झरझरा मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। और तीसरा स्टेटमेंट है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान वाणिज्यिक रबर बागान के लिए आदर्श है क्या? देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। ठीक है, रबर को आमतौर पर प्रचुर वर्षा के साथ गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, गहरी अच्छी तरह से सूखी और झरझरा मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। तीसरा वाला गलत है। जब आमतौर पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होगी तो तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए ना। ठीक है, 25, 30, 35, तो 10, 15 तो बहुत कम है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो तो हो ही नहीं सकता। केवल एक और दो, बी है इसका आंसर। देखिए तापमान जो चाहिए, वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इससे कम तापमान, विशेषकर 20 डिग्री के नीचे अगर चला जाएगा तो पाला पेड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। वर्षा की बात करें तो सालाना लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। बारिश पूरे साल अच्छी तरह से वितरित होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुष्क मौसम फसल के लिए अनुकूल नहीं होता। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी रबर की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मौसम उष्णकटिबंधीय चाहिए यानी ट्रॉपिकल, और भूमध्य रेखीय परिस्थितियाँ रबर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जहाँ साल भर पर्याप्त वर्षा होती है और तेज़ धूप निकलती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हवा में सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 80% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। मालदीव, सेशेल्स, सोकोत्रा, रियूनियन। अब क्या पूछ रहा है, इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नॉर्थ टू साउथ। मालदीव तो भारत के नीचे है, ठीक है, और जो सेशेल्स है वो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है। जैसे ये मेडागास्कर है अफ्रीका के इधर, तो यहाँ सेशेल्स है, और इस तरफ जो है वो रीयूनियन है। और सोकोत्रा यमन वाला है। ठीक है, सोकोत्रा हो गया यमन में, और यहाँ इंडिया है, यहाँ मालदीव है, ये मेडागास्कर है अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे, तो ये सेशेल्स है, और ये रीयूनियन है। सबसे पहले सोकोत्रा आ गया, उसके बाद आ जाएगा मालदीव। सोकोत्रा मतलब तीसरा सबसे पहला आएगा, उसके बाद आ जाएगा मालदीव मतलब पहला, उसके बाद आ जाएगा सेशेल्स मतलब दूसरा, ठीक है, और सबसे नीचे आ जाएगा रीयूनियन मतलब चौथा। तो इसका आंसर बनेगा 3124। किसी में है क्या? 3124 ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, 3124। ठीक है, ए हो गया। तो सोकोत्रा जो है वो अदन की खाड़ी यानी यमन के पास स्थित लगभग 12 डिग्री नॉर्थ यानी सभी में सबसे उत्तर है ये। इसके बाद मालदीव है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लगभग 7 डिग्री नॉर्थ से 1 डिग्री साउथ तक सोकोत्रा के दक्षिण में, लेकिन सेशेल्स के उत्तर में होगा ये। उसके बाद सेशेल्स है, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है, लगभग 4 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ मालदीव के दक्षिण में ये होगा। ठीक है, और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है लगभग 21 डिग्री साउथ पर सबसे दक्षिणी ये रियूनियन। तो क्रम जो बनेगा सोकोत्रा, मालदीव, सेशेल्स और रियूनियन बनेगा, यानी ए है इसका आंसर। इसको देखिए जरा, ये है इंडियन ओशियन पूरा, ठीक है, यहाँ है सोकोत्रा, ठीक है। अब इसके बाद ये इंडिया के नीचे ये मालदीव हो गया, और ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में ये सेशेल्स है, और नीचे पूरब की तरफ ये है, किधर गया, यहाँ है रियूनियन। ठीक है, तो क्रम बनेगा सोकोत्रा, मालदीव, सेशेल्स और रियूनियन। इसमें देखो जरा,
देखिए मेडागास्कर के ये हो गया उत्तर पूर्व की तरफ, ऊपर की तरफ सेशेल्स, और ये पूर्व की तरफ है रियूनियन, और बाकी मालदीव यहाँ है और सोकोत्रा की स्थिति यहाँ है। तो सोकोत्रा, मालदीव, सेशेल्स, रियूनियन, इस तरह से। तो 10 क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए।